हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के इस 11वें प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे समास और तत्सम तद्भव। ठीक है, यानी कि शब्द के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहे विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो विद्यार्थी में कौन सा तत्पुरुष समास है। विद्या का के लिए अर्थी। ठीक है, विद्या के लिए अर्थी, जो जिसको विद्या का अर्थ पता हो उसको कहते हैं विद्यार्थी। ठीक है, विद्या का अर्थ समझने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या दान में कौन सा समास है। कन्या का दान। ठीक, कन्या का दान, तो इसमें तत्पुरुष समास है। कन्या का दान होता है कन्यादान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग पात में कौन सा समास होता है। साग और पात में कौन सा समास होता है। इसमें द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में कर्मधाराय समास है। ठीक है, नील कमल में कर्मधाराय है। चतुर्भुज में कौन सा समास है। हमने बताया था चतुर्भुज में कौन सा बहुब्रीय समास है। चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। ठीक है, भाई बहन में कौन सा समास है। भाई और बहन में द्वंद्व समास है। भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह लगता है और ये दोनों अपोजिट भी हैं, उल्टे भी हैं। वनवास में कौन सा कौन सा समास है। वन का वास, वन का वास। ठीक है, इसलिए इसको वनवास कहते हैं, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुब्रीय समास है। पीताम्बर में कौन सा बहुब्रीय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। नरोत्तम में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजन्म शब्द में कौन सा समास है। याद रखेंगे, आजन्म में आ क्या जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। इसमें बहुब्रीय समास है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आ रही होंगी। पहले आप उन पिछले वीडियोस को भी देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गगनचुंबी। ठीक, इसमें कौन सा समास है। गगन को चूमने वाला गगन चुंबनी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। धक्का मुक्की में जो समास है वो द्वंद्व समास है। ठीक, इनके बीच में योजक चिन्ह भी लगता है। त्रिफला में कौन सा समास है। बात करेंगे, यहाँ देखो तीन की बात हो रही है, तो जब संख्याओं की बात होती है तो द्विगु समास होता है। वहां पर तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में कौन सा, द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह लगते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है। इसमें बहुब्रीय समास है। चक्रपाणी को हमने बताया भी था, इस ये भगवान विष्णु को जो है निरूपित करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। इसमें द्वंद्व समास है। यहाँ पर योजक चिन्ह अपने लोगों ने लगे हुए देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में द्विगु समास है। ये क्या, संख्याओं की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी। मृगनयनी में कौन सा समास है। इसमें समास है कर्मधारय। ठीक है, मतलब जो नयन है उनके वो का प्रकार दिया गया। जो नयन है वो किसके प्रकार के हैं, मृग के समान है। ठीक है, इसलिए इसमें कर्म धाराय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास रखता है। तो अव्ययी भाव समास हमने बताया था वही रखता है जिसमें कोई उपसर्ग जुड़ा हो। तो प्रतिदिन में देखो प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष संबंध होता है, कौन सा समास कहलाता है, कर्मधाराय समास कहलाता है। ठीक, कैसे कहलाता है इसके लिए आप पिछले वीडियो देखिए, वहां से आपको समझ आएगा। ठीक, और वहां पर समझ ही नहीं आएगा बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं शब्द।
उनकी भी अभी बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो जो 4 प्रकार जो उत्पत्ति के आधार पर बनते हैं। ठीक, तो कौन कौन से बनते हैं? देखिए, पहला तो बनता है तत्सम। ठीक, तत्सम। ठीक, दूसरा होता है तद्भव। तद्भव। ठीक, अब इन दोनों में पूछा जाता है हमसे अंतर। तत्सम का मतलब होता है जैसा था वैसा ही हो जाना, और तद्भव का मतलब होता है उससे एक नई चीज उद्भव हो जाना, नई चीज बन जाना। ठीक है, जैसे हम अग्नि बोलते थे, अग्नि बोलने में थोड़ा सा कठिन भी लगता है, और गांव में देखिए क्या होता है कि लोग थोड़ा सा नाम को चेंज करके ही बोलते हैं। तो अग्नि कहते कहते आज आग हो गया। ठीक, तो आग जो है तद्भव है, और अग्नि जो है तत्सम है। ठीक, इसी तरह से जैसे खीर है, आज हम लोग कहते हैं खीर। ठीक, वास्तविकता में ये होता था क्षीर। ठीक है, क्षीर था, क्षीर से आज वो खीर बन गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो उत्पत्ति के आधार पर ने दो बात कर ली। तीसरा देखिए होता है देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द। और इसके बाद होता है विदेशी या आगत शब्द। ठीक है, इतने तरह के 4 तरह के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देशज शब्द वो होते हैं जो किसी देश में उनका मतलब जन्म होता है, पार्टिकुलर किसी देश के लिए ही बोले जाते हैं। जैसे हम लोग गड़बड़ कहते हैं, क्या गड़बड़ कर दिया यार, सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, लोटा, लोटा ले आओ। ठीक, तो ये सब कैसे हैं? दो देशज शब्द हैं। ठीक है, ठेठ गंवार आदमी, तो इसमें ठेठ आ रहा है, वो एक देशज शब्द है। ठीक, आगत शब्द जैसे हम लोग हॉस्पिटल आजकल देखिए सभी लोग बोलते हैं स्कूल। स्कूल क्या हमारा इंडिया का शब्द है, मतलब हिंदी का शब्द है? नहीं। लेकिन अब देखो जो मतलब एजुकेटेड हैं वो, और जो नॉन एजुकेटेड पर्सन है वो भी स्कूल को कहने से समझते हैं। हॉस्पिटल बोल दो समझते हैं। ठीक है, डीएम बोल दो समझते हैं, कैप्टन बोल दो समझ जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को वो लोग समझ रहे हैं, मतलब वो जो शब्द थे दूसरे भाषा के थे और आज हमारे यहाँ आ गए हैं। ठीक है, इत्मीनान, इत्मीनान एक शब्द है। ठीक है, बाहर से ले लिया गया। ठीक, तो उसको भी हमारे यहाँ के लोग समझते हैं। तो ये बाहर से आए हुए शब्द हैं। ठीक है, तो वो कुछ शब्द होते हैं जो विदेशी चीज़ों से हम लोगों ने ले लिए हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, मतलब जो शब्द जैसे थे वैसे ही रहे उनको हम तत्सम कहते हैं। लेकिन अगर इनमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं तो वो तद्भव हो जाते हैं। जैसे पहले क्या होता था, कपूर को हम लोग क्या कहते हैं? आज हम लोग कपूर कहते हैं, वास्तविक नाम था इसका कर्पूर। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा, हम लोग क्या है आरती सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो उनसे हमें तत्सम शब्द ही उसमें मोस्टली यूज़ हुए हैं। ठीक है, जो हम अपने मंत्र सुनते हैं, ठीक, वो उनमें क्या तत्सम शब्द ही यूज़ हुए। जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पवम भवानी सहितम नमामि। ठीक है, तो इसमें देखो कर्पूर आता है, तो कर्पूर कपूर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे और अपनी संस्कृति से थोड़ा जुड़े रहिए, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको अगर आप तोड़ दो, ठीक है, जिनको अगर आप 2 भागों में तोड़ते हो तो तोड़ने के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं और उनके अक्षरों का कोई अलग एक अर्थ नहीं मिलता। जैसे प शु। ठीक, अब इनको हम तोड़ दें, प शु, पा का कोई अर्थ है, शु का कोई अर्थ है, नहीं है। तो ये अलग अलग टूटने के बाद में फिर इनका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, मतलब हम कहें कि एक ऐसा शरीर जो तोड़ दें फिर वो यूज़ में नहीं कर सकते, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, तो वो होगा रूढ़ शब्द। ठीक है, इसी में एक यौगिक शब्द भी आते हैं, ये रचना के आधार पर है शब्दों का एक प्रकार। ठीक है, जो रूढ़ शब्द है वो रचना के आधार पर बांटा गया है। ठीक, तो रूढ़ शब्द जो हैं वो हमने आपको बता दिए, और इसी में रचना के आधार पर एक और आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब आप समझ रहे होंगे, 2 चीज़ों को जब आपस में मिलाया जाता है और ऐसी 2 चीज़ें मिलती हैं जिनका खुद में अर्थ होता है। ठीक है, तो उनसे एक शब्द बनता है, वो यौगिक शब्द होता है। जैसे विद्यालय,
अब विद्या का अर्थ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आलय का अर्थ होता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स होता है। ठीक, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक, तो अलग अलग हो जाएंगे और उन अलग अलग का क्या बनता है, बना रहेगा, एक अर्थ बना रहेगा। ठीक है, इसी में एक योग रूढ़ भी आता है। ये ऐसे यौगिक शब्द होते हैं ठीक, जिनका एक, जैसे दो होते हैं, दो इसमें भी योग रूढ़ में भी दो शब्द होंगे। ठीक, और दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक, तो एक नई चीज बन के आ जाएगी। ठीक, और एक ऐसी चीज बन के आएगी, एक ऐसे चीज की तरफ इंडिकेशन देंगे हम जो एक नया हो जाएगा। वो एक मतलब कोई व्यक्ति के लिए, एक पार्टिकुलर चीज के लिए जो है इंडिकेट करेंगे। जैसे दशानन। ठीक है, दशानन। अब भैया दश आनन जैसे ही आप देखोगे, दशानन देखोगे, तो तुरंत आप कहोगे रावण की बात हो रही है। लेकिन अगर हम 10 अलग लिख दें, आनन अलग लिख दें, तो क्या आप कहेंगे कि 10 ये रावण की बात हो रही, 10 अलग लिख दिए, आनन अलग लिख दिए? तो नहीं कहेंगे ना। अब जब एक साथ मिल गए तो देखो, ये पार्टिकुलर तीसरा पर्सन इन्होंने बना दिया। ठीक है, तो एक किसी के लिए अलग के लिए बात करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक, बात समझ गए। और एक चीज और आपको हम पते की बता दें, जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर बताइए कौन सा योग रूढ़ शब्द है। रचना के शब्द, अब यहाँ पर देखो किसमें बहुब्रीहि समास हो रहा है, जलज। अब आप कह रहे हैं जलज का मतलब, जलज का मतलब कमल से होता है। ठीक है, कमल से। ज का मतलब जल, ठीक, धन ज। ठीक, जल का मतलब होता है जल, और जा का मतलब जो उपजे या जन्म ले, जो जल में जन्म लेता है उसको जलज कहते हैं, और ये किसको, कमल के लिए इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यौगिक रूढ़ शब्द वे होते हैं जो पर्यायवाची हैं। ठीक है, जो किसी के पर्यायवाची को बना इंडिकेट करते हैं, उन्हीं में बहुब्रीहि समास भी होता है। ठीक, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? वैभव यहाँ पर रूढ़ शब्द है। ठीक है, जलज ये योग रूढ़ है, पंकज भी जलज का ही जो है पर्यायवाची है। ठीक है, मलयज, ठीक, ये भी एक यौगिक रूढ़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा जो है तत्सम शब्द है, परीक्षा। ठीक, जो है तत्सम शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द कहाँ का है? भैया मजिस्ट्रेट तो इंग्लिश का शब्द है, आप समझ रहे होंगे, तो ये विदेशी शब्द है। ठीक है, मजिस्ट्रेट हमारे देश का शब्द नहीं है। कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, ठीक है, ये भी खूब सुने होंगे, तो ये भी क्या है, हमारे देश का शब्द नहीं है, यानी विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? मतलब देसी एक जगह पे बोला जाता है। देखिए हम लोग ये समझते हैं लोटा। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश में एक पार्टिकुलर रीजन है, एक जगह है, वहाँ पर लोटा का मतलब समझते हैं। जैसे लोटा बोलेंगे उनका मतलब समझ में आएगा, एक छोटा सा घड़ा टाइप का होता है मेटल का। ठीक है, उसमें पानी पीने के लिए लोग यूज़ करते थे। ठीक, एक तो लोटा। दूसरी चीज़, अगर हम उस रीजन से बाहर चले जाएं तो हम उस लोटा को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वहाँ के लोग नहीं समझते हैं। तो ये देशज शब्द होते हैं जो हमारे देश के अंदर ही मोस्टली या किसी एक पार्टिकुलर जगह पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते, उनको अलग अलग कर दें, तो वो एक सत्ता नहीं बनेगी, मतलब एक पार्टिकुलर चीज नहीं बनेगी, तो वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस